आज की जो हमारी ये क्लास है बेसिकली टोटली बेस्ड है ये यूजीसी नेट पर। आपको मैं बता दूं कि मैं आप सभी से चर्चा पर चर्चा करने वाला हूं सामाजिक समूह कार्य पर। और सामूहिक समाज कार्य के अंतर्गत कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने बातचीत कर लिया, जैसे समूहों का वर्गीकरण है, संरचनाएं भी है, विशेषताएं भी हैं। समूह कार्य के बारे में भी मैंने आप लोगों से बातचीत कर लिया है। और समूह कार्य के अंतर्गत आज की जो हमारी क्लास है वह एक आप सभी के लोगों के लिए उपागम है आज की क्लास में। और दूसरा अवस्था है, तीसरा नेतृत्व है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो बेसिकली इस यूनिट नंबर 3 को रिलेट कराती है। और ये बेसिकली लास्ट क्लास है आप सबकी। फिर कल मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा सामुदायिक संगठन पर। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगी और वीडियो का लिंक भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास को। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद मैं आप लोगों की एक क्लास स्टार्ट करूँगा जो है प्रैक्टिस पर, है ना। प्रैक्टिस पर स्टार्ट करूँगा। यूजीसी नेट का पेपर जो 13 दिसंबर 2023 को हुआ था 8:30 बजे से वो क्लास आप सभी की स्टार्ट होगी, है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पीडीएफ ये शॉर्ट नोट्स का है, ये भी आपको मिलेगा। और जो इसके संबंध में जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में पूरी डीप जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से शुरुआत करने चल रहा हूँ सामाजिक समूह कार्य के मॉडल को लेकर। मॉडल को ही बेसिकली उपागम भी कहा जाता है ना। जानते हैं आप लोग कौन कौन से मॉडल्स होते हैं सामाजिक समूह कार्य के? बता सकते हैं आप? सामाजिक समूह कार्य के मॉडल आपको बताने हैं। कार्य के मॉडल जिसको हम लोग उपागम के नाम से भी जानते हैं। प्लीज़, क्या आप सभी को पता है कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? सर, जैसे सामाजिक लक्ष्य मॉडल, पारस्परिकता बिल्कुल का बिल्कुल मॉडल। बिल्कुल। यहाँ मैं आपको सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सामाजिक समूह कार्य के उपागम के अंतर्गत जब भी आप लोगों से बातचीत पूछा जाता है तो पापेल एंड रॉथमैन का नाम आता है। हालांकि आप सब भलीभांति तरीके से रूबरू हैं, जानते भी हैं उसके बारे में। पापेल एंड रॉथमैन महोदय ने 3 टाइप के उपागम या मॉडल आप कह सकते हैं जिक्र किया है उसने। 3 टाइप के। और 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक सामाजिक लक्ष्य का मॉडल होता है, एक उपचारात्मक मॉडल होता है और एक पारस्परिक मॉडल होता है। ये बेसिकली मॉडल्स होते हैं, है ना। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। सामाजिक समूह कार्य उपागम। सर, लिख दीजिए ना। हाँ, अभी मैं लिखूंगा। मैं केवल अभी आपको बता रहा हूँ, आप अपने माइंड में रखिए क्या क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, है ना। अभी मैं उसको लिखूंगा। तो बेसिकली जब देखो इसके अंतर्गत कई विद्वानों के नाम आते हैं। अलग अलग मॉडलों पे बात अगर हम लोग करते हैं तो अलग अलग जो है नाम आते हैं। तो पहले इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर जब परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा पापेल, ठीक है, और रॉथमैन। और रॉथमैन इस महोदय का नाम सन 1966 में 1966 में 3 प्रमुख प्रतिरूपों को प्रतिपादित किया। 3 कौन कौन से अभी मैंने आपको बताया हैं। एक सामाजिक लक्ष्य का मॉडल है, सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप कह लीजिए या मॉडल कह लीजिए। और दूसरा उपचारी, किसको क्या बोलते हैं? उपचारी। उपचारी का मतलब होता है बेसिकली ट्रीटमेंट से संबंधित, है ना। किससे संबंधित होता है वो? ट्रीटमेंट से संबंधित। तो इसे कहा जाता है उपचारी मॉडल। और जो तीसरा होता है उसका नाम है रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग बोलते हैं पारस्परिक। तो ये तीनों का नाम, हालांकि अलग अलग अगर बात करते हैं, कोनफ्का, मिलर, जिन्सबर्ग, क्लीन, इनकी भी भूमिका मुख्य मानी जाती है। अभी हम बात करेंगे अलग से इन पर, है ना। तो उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना होगा
रेसिप्रोकल को, जिसको हम लोग बोलते हैं परस्पर आदान प्रदान का प्रारूप या पारस्परिक भी कहा जाता है, तो आप यहाँ पे परस्पर लिख सकते हैं, परस्पर। ठीक है, ये तीन जो है मुख्य है रोथ, पापेल एंड रोथमैन का। वैसे तो अगर हम इंडिविजुअल में आपसे बात करते हैं एक एक करके, सबसे पहले मैं आप लोगों से सामने सामाजिक समूह कार्य में जो प्रयोग किए जाने वाले मॉडल हैं उनमें सबसे प्रमुख जो माना जाता है वो है सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप। क्या आप बता सकते हैं ये क्या होता है सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप? सामाजिक लक्ष्य प्रारूप सर, जहाँ पर सामाजिक न्याय मुख्य उद्देश्य हो, देखिए, एक लक्ष्य निर्धारित हो कि हमें ये इसका मेरी टाइम बात पे को पास सुनिएगा। इस मॉडल में पहली बात तो यह है कि कई विद्वानों का उल्लेख मिलता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ग्रेस कोयले महोदय का नाम हमें देखने को मिल जाता है। इसी में अगर मैं बात करूं तो एक विद्वान केशर है, इनका नाम देखने को मिल जाता है। गेशल कोनप्का का नाम आप लोगों ने सुना है, इनका भी नाम इसी में देखने को मिल जाता है। मिलर की बात करते हैं तो मिलर का भी नाम मिल जाता है। जिन्सबर्ग का नाम अगर हम बात करते हैं तो इनका भी नाम मिल जाता है ना। कई विद्वानों का जो है लेख इस सामाजिक लक्ष्य के प्रारूप में देखने को मिलता है। लेकिन 1966 में अगर किसी विद्वान ने सबसे पहले अगर जिक्र किया है तो वहाँ पर आप सभी लोग नाम लगा सकते हैं पापेल एंड रोथमैन का नाम। अब इन उल्लेखों का प्रारूप जो है बेसिकली मुख्यतः दो भागों में डिवाइड हुआ था सामाजिक लक्ष्य का। तो सामाजिक लक्ष्य का जो प्रारूप था ये दो प्रमुख बातों पर करता था। दो प्रमुख बातें, एक सामाजिक चेतना प्रत्यय जिसको सोशल कॉन्शियस बोला जाता है, सामाजिक चेतना प्रत्यय है ना। सामाजिक चेतना प्रत्यय एक जिक्र होता है इसमें। दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व प्रत्यय, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो उत्तरदायित्व चेतना। ये दो बातों पर बेसिकली आधारित है। कौन? सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप। परीक्षा में आता है कि उत्तरदायित्व चेतना किस सामाजिक समूह कार्य मॉडल से संबंधित है, तो आप कह सकते हो कि सामाजिक लक्ष्य प्रारूप से संबंधित है। परीक्षा में अगर सवाल पूछता है आपसे कि सामाजिक लक्ष्य प्रारूप के दो प्रत्ययों के नाम बताइए, तो दो प्रत्यय में यहाँ पे कूट मिलेगा, फिर एक सामाजिक चेतना प्रत्यय मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, चेतना वाला अगर ऑप्शन में आता भी है तो 90% ऐसा ऑप्शन सत्य जाता है चेतना वाला, और 90% जब कभी उत्तरदायित्व की बात होती है ऑप्शन में तो वो भी ऑप्शन आपका सत्य जाता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक समूह कार्य में सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप का उद्देश्य क्या हो सकता है इन दोनों बातों के ध्यान में रखने के बावजूद भी। तो नागरिकों को ना ज्ञानवान बनाना। मैं एक लाइन में उद्देश्य लिखूंगा, बाय द वे परीक्षा में उद्देश्य पूछता है तो आपको ऐसा जवाब देना पड़ेगा। प्लीज इस चीज को आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने क्या बोला? नागरिकों को ज्ञानवान, उत्तरदायित्वपूर्ण, ठीक है, एवं दक्षतापूर्ण बनाना, एवं दक्षतापूर्ण, ठीक है, दक्षतापूर्ण बनाना। ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। ये याद रखिएगा आप सभी लोग, सामाजिक लक्ष्य प्रारूप का ये उद्देश्य है। इस प्रारूप का कहना यह है कि सामाजिक क्रियाओं और व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में एक रूपता लाना। तो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में, कहां पर? मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में, मनोवैज्ञानिक
ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ये ऑप्शन में आते हैं। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में, ठीक है, एक रूपता लाना, एक रूपता लाना, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति समाज की वर्तमान जीवन धारा, जिस वर्तमान कंडीशन में है उस जीवन धारा में कुछ ना कुछ योगदान करने की क्षमता रखता है, वही सामाजिक लक्ष्य प्रारूप का भूमिका होती है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। उम्मीद करता हूं कि आप सब ये समझ गए होंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओरली बोलता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहला तो ये पूछेगा आप सबसे कि सामाजिक कार्य के प्रमुख मॉडल किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो आपके सामने जो आंसर होगा वो पापेल एंड रोथमैन का नाम आएगा। वर्ष पूछेगा तो 1966, और ये वर्ष आया हुआ है सामाजिक लक्ष्य के प्रारूप को रिलेट कराने वाला आया भी है, और ये मैच होता है 1966 में। द सोशल गोल मॉडल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाम भी आपको पता होगा, पापेल एंड रोथमैन। इसमें दो प्रत्ययों में बांटा गया, सामाजिक लक्ष्य के मॉडल को दो प्रत्यय में बांटा गया। एक का नाम था रखा चेतना, दूसरा का नाम उत्तरदायित्व। तीसरी आपसे पूछेगा इसका उद्देश्य बताइए, तो उद्देश्य इतना याद रखिए कि नागरिकों को ज्ञानवान बनाना है, उत्तरदायित्वपूर्ण और दक्षतापूर्ण या कौशलपूर्ण बनाना है, यानी जो सदस्य है ग्रुप का उसे सक्षम बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये अप्लाइड में बनाएगा आपके क्वेश्चंस, अगर बनाता है तो। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक आता है उपचार का मॉडल, है ना। आवाज वगैरह क्लियर है? प्लीज एक बार बताइएगा। जी सर। जी सर। आप देखिएगा उपचारात्मक मॉडल, ये परीक्षा में सवाल आया हुआ है जितने मॉडल मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूं। हालांकि जब हम बात करते हैं उपचारात्मक मॉडल में तो आप लोगों ने नाम सुना होगा आरडी विंटर का, सन 1957 में ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको मैं बता दूं, यह मॉडल जो है मुख्य रूप से व्यक्ति के व्यवहार के उपचार में, अगर मैं आपसे बात करूं, फोकस व्यक्ति के व्यवहार के उपचार के बारे में है, व्यवहार के उपचार के बारे में है, ठीक है। ये मॉडल जो मैंने अभी आपसे यहाँ पे जिक्र किया है। अब देखिए, इस चिकित्सा संबंधी प्रारूप के अंतर्गत कई विद्वानों ने इसके विकास पर अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ाया था, या अपने कार्यों को लेकर रिप्रेजेंट किया था। जैसे में अगर आपसे प्रश्न बनता है तो एक नाम लिखेंगे रेडेल का नाम, दूसरा नाम गैशलकोनोफ्का का, तीसरा नाम स्लोअन का नाम, चौथा गैंटनर का नाम। इन लोगों ने कार्यों को बखूबी ढंग से निभाया है उपचारात्मक संबंधी प्रारूप में, लेकिन इसी प्रारूप को व्यवस्थित तरीके से, इसी प्रारूप को किस तरीके से बताइए? व्यवस्थित रूप से, है ना भाई, व्यवस्थित रूप से किसी ने अगर बल दिया तो नाम क्या आता है? रॉबर्ट डी विंटर 1957 में। सामाजिक समूह कार्यकर्ता आप लोग हो, तो आपका ये दायित्व होता है
कि वह व्यक्तिक एवं समूह की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को समझने और उचित प्रकार से उसका समाधान निकालने का प्रयास करना होगा। ये इसका उद्देश्य बनता है। तो मैं एक बार उद्देश्य भी लिख देता हूं ताकि ये भी आपको स्पष्टीकरण हो जाए। ठीक है, बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करिए, बोलिए। यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप नोट करिए। जो 4 पॉइंट आपने लिखाए हैं जी सर। सर, जी ये थोड़ा ना, ये इसमें रेशेल कुनोप्का और इस 2 पॉइंट और क्या है वो? अभी मैं स्क्रीन देता हूँ, पीडीएफ भी दूंगा। अभी थोड़ा सा वेट करिए, मैं माइंड में एक सेंटेंस बनाए, एक मिनट, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कार्यकर्ता बेसिकली अपनी एक भूमिका निभाता है, या कार्यकर्ता का यह दायित्व है, कार्यकर्ता का या दायित्व है, यानी आपका, कि वैयक्तिक, है ना, सामूहिक या समूह, ठीक है, की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को समझे और उचित प्रकार उसका समाधान निकालने का प्रयास करें, निकालने का प्रयास करें। ये इसका एक मुख्य भूमिका होता है, यानी समूह और व्यक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण करता है। एक प्रकार से कार्यकर्ता एक वक्ता के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि समाज के मूल्यों और उसके अनुरूप क्रियाओं को निर्देशित अवश्य करेगा। यह एक सहायक के रूप में कार्य करता है और लक्ष्य प्राप्ति हेतु समूह का मार्ग प्रशस्त करता है। ये बेसिकली दर्शाता है क्या, ध्यान रखिएगा, उपचारात्मक मॉडल। प्लीज याद रखिएगा। कंफर्म है तो एक बार क्लियर करिएगा आप सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पर। जी सर। चलिए देख लीजिए सर, यहाँ पर रेडेल, कोनोप्का, स्लोवन और गेंटनर का नाम आता है, जो आप शायद स्लोवन का नाम पूछ रहे थे मुझसे और पूछ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए इसी तरीके से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप परीक्षा में पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा अवश्य यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद मैं आप लोगों से एक मॉडल के बारे में और बताया था, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो रेसिप्रोकल मॉडल। अच्छा, इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, परस्पर आदान प्रदान का मॉडल कहते हैं, प्रारूप या उपागम, ये नाम हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, इस मॉडल की बात अगर मैं करता हूं आप लोगों से, तो कहीं कहीं इसे पारस्परिक मॉडल भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुमलित में आया हुआ सवाल है। तो इस मॉडल के बारे में अगर नाम आता है तो स्वार्ट्ज का नाम आता है, मुख्य भूमिका इन्हीं की है। और सन 1961 में आता है, 1961 में इन्होंने इस मॉडल के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, अब सुनिएगा इसके बारे में। ये मॉडल जो है सिस्टम सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत या सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और समाज कार्य के सामान्य सिद्धांत को प्रभावित करता है। ये जो रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल से संबंधित और भी सिद्धांत है जो बेसिकली रिलेट कराता है। जैसे लुंडविन वार्टा-लैम्फी का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, कहाँ पर, सिस्टम थ्योरी में, सिस्टम सिद्धांत में। तो एक नाम तो इस थ्योरी को प्रभावित करेगा रेसिप्रोकल,
दूसरा, ध्यान सुनिएगा किससे कौन संबंधित है। आपने कर्ट लेविन का नाम सुना होगा, कर्ट लेविन का नाम सुना होगा, क्षेत्रवाद का सिद्धांत। और क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी ये रेसिप्रोकल मॉडल प्रभावित कर देता है। आपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की अगर मैं बात करता हूँ तो पावलोव, स्किनर जैसे विद्वान, जेबी वॉटसन जैसे विद्वानों को भी ये सिद्धांत प्रभावित करता है। साथ ही साथ समाज कार्य के जो सिद्धांत सामान्य है, जिसे आप लोग गोपनीयता का सिद्धांत बोलते हैं, आप लोग स्वीकृति का सिद्धांत बोलते हैं, आप लोग आत्मनिर्णय का सिद्धांत बोलते हैं, अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत बोलते हैं, गोपनीयता का सिद्धांत बोलते हैं, तो वो एक सामान्य समाज कार्य का सिद्धांत कहलाता है जो इसको भी प्रभावित करता है। तो ये चार ऐसे मुख्य सिद्धांत है, इस चीज को आप जानिएगा, ये संबंधित इससे है, रेसिप्रोकल से। कई विद्वानों ने अक्सर इस सामाजिक लक्ष्य और उपचारात्मक मॉडल को कहा कि ये जो रेसिप्रोकल मॉडल है ये मिश्रण है, कई विद्वानों ने। तो कई विद्वानों का मानना है, कई विद्वानों का मत है कि ये सामाजिक लक्ष्य प्लस में उपचारी जो मॉडल आपने ऊपर देखा है, इन दोनों का क्या है, ये मिश्रण है, क्योंकि इसमें कई सिद्धांत प्रभावित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मिश्रित है। तो इसके अंतर्गत यह मॉडल तब प्रतिबिंबित में आया, ये तब बेसिकली रोल में आया या प्रतिबिंब में आया, जब समाज और व्यक्ति अपने पारस्परिक प्रयासों से या प्रयासों में हस्तक्षेप का अनुभव करने लगते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोला है मैंने, और मैं नोट भी करना चाहूँगा क्योंकि परीक्षा में वो लाइन आ भी चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा, यह मॉडल सिराज क्लास में है आज? सिराज? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, तो गुड इवनिंग सर। प्रतिबिंब, ओके गुड इवनिंग। देखिए, तब यह मॉडल प्रतिबिंब में आया जब समाज और व्यक्ति समझिएगा अपने पारस्परिक प्रयासों में, पारस्परिक प्रयासों में हस्तक्षेप का अनुभव करते हैं। देखिए बात को सुनिए, अब आपको बता दूं कि जब इस तरीके के प्रश्न बनेंगे तो उस ऑप्शन में स्वाटर्स का नाम नहीं होगा, वहां पे नाम मिलेगा हैमिल्टन का। और गार्टल हैमिल्टन महोदय का व्यक्तिगत समाज कार्य की ये विशेषता बता देंगे, सोशल केस वर्क की ये विशेषता बता देंगे गार्टल हैमिल्टन। बात वही है, परंतु इस मॉडल में वही प्रक्रिया समाज और व्यक्ति दोनों पारस्परिक एक प्रकार पर बेसिकली अननोन सिद्ध हैं या पारस्परिक रूप से वो आदान प्रदान की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। तो उन्हीं परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक प्रयासों में हस्तक्षेप का मतलब इंटरवेंशन करने का अनुभव करते हैं, और ये मॉडल दर्शाता है। अब जिस तरीके से आप सभी लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ों को जिक्र किया, तो इसमें भी कुछ विद्वानों के नाम आते हैं जिन्होंने विकास पर बल दिया है। जैसे एक नाम आप सबको बता दूं, फैटाउट का नाम आता है, सन 1992 में आता है। पापेल एंड रोथमैन की बात करता हूं तो नाम देखने को मिलता है 1966 में, उन्होंने इस चीज़ को बताया था। वहाँ पर यहाँ सेवार्थी की पृष्ठभूमि को ढूंढना है, क्योंकि हस्तक्षेप लिखा होना, समझो बात को, हस्तक्षेप लिखा हो तो सेवार्थी की पृष्ठभूमि को ढूंढना है जहाँ पर सेवार्थी अपनी आवश्यकताओं का पूर्तीकरण और सामाजिक भागीदारी दोनों में समानता कर सके। उन बाधाओं को ढूंढना है जो सामान्य हित में बाधक समस्याओं को ढूंढने में मदद करे।
दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू यानी उसके पर्सपेक्टिव में आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू डालने हैं, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, तो इस भूमिकाओं को दर्शाता है। यहाँ आवश्यकताओं को परिभाषित किया जाता है, सीमाओं को निर्धारित किया जाता है, सेवार्थी और कार्यकर्ता व्यवस्था कार्य की प्रक्रिया में यहाँ पे आपके 4 जो सिद्धांत होंगे ये भी इन्वॉल्व रहेंगे, सिस्टम थ्योरी, क्षेत्रवाद, मनोवैज्ञानिक और समाज कार्य के सामान्य सिद्धांत। बस इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये 3 पूछे ही पूछे जाते हैं। लेकिन इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में एक और कभी कभी ऑप्शन में आता है, उसको बोला था ध्यान प्रारूप। उसको बोला था ध्यान प्रारूप, ऑब्लिक करके लिख लीजिए, इसी को ही चिंतन प्रारूप भी कहा जाता है। 1961 में इस प्रारूप के बारे में जिक्र किया गया था। इस प्रारूप के बारे में 1961 में जिक्र किया गया था। मनोवैज्ञानिक विद्वान थे और इस मनोवैज्ञानिकों के विद्वानों में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो क्या आप सभी लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बता सकता है कि ध्यान की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था? प्लीज अटेंशन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ वहां पर पढ़ाया है, बताइए। बंडूरा। बेंडूरा का नाम आपने क्या समझ के बताया मैडम? चलो आपने अटेंशन बोला ना। अटेंशन, देखो मैं आपको बता दूं, जो अब बेंडूरा का बात आता है वो अवधान जैसी प्रक्रियाओं पर बात करता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक विद्वान, प्रथम वैज्ञानिक जिसने व्याख्या किया, उसका नाम विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। देन उसके बाद आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा ओल्फे का नाम। ओल्फे का नाम ना, ओल्फे का नाम, उसके बारे में जिक्र करिए। और एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, बस इतना ही, 2 विद्वानों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये रहेगा, और ओल्फे, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अटेंशन, ध्यान के अवधारणा में ये भूमिका हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, मानवीय मनोवैज्ञानिक ने इस पर संबंधित प्रमुख पक्षों पर प्रारूप पर प्रकाश डाला है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहकर अपना जीवन व्यापन करता है, अतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही संभव कर पाता है। इसी कारण यह समाज एक दूसरे पर आश्रित होता है और आवश्यकताओं में हम एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, है ना। तो ध्यान को केंद्र बिंदु, इस प्रारूप में ध्यान को केंद्र बिंदु माना है। ध्यान को क्या माना है? ध्यान को केंद्र बिंदु माना है, केंद्र बिंदु माना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि संबंध, यानी संबंध कौन? समूह के सदस्यों के मध्य का संबंध में एक दूसरे पर विश्वास एवं आवश्यकताओं के प्रति चेतना का प्रसार, चूँकि कार्यकर्ता समूह कार्य में सभी कार्यों की एक प्रकार से धुरी मानता है, इसलिए उसे समूह के सदस्यों में चिंतन को प्रोत्साहित करता है। और मैं आपको सदस्यों में व्याप्त तनाव, चिंता इत्यादि जो भी चीज़ें आती है उसका निराकरण करता है। ये आपको बता दूं, लक्ष्य और कार्यों को ये महत्व देता है ताकि सामूहिक भावनाओं पर जो क्रियाएं हैं वो आधारित हो सके और सामूहिक भावनाओं को डेवलप किया जा सके। तो मैं एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखूंगा, उसको ध्यान रखिएगा कि आवश्यक लक्ष्यों एवं कार्यों को यह महत्व देता है, महत्व देता है, ठीक है, जो कि सामूहिक भावना, सामूहिक भावनाओं पर आधारित होता है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। एक मॉडल यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। एक मॉडल आप सभी लोगों ने सुना भी होगा विकासात्मक प्रारूप के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आपने इस प्रारूप में बेरुस्टीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इसलिए परीक्षा में ये भी ऑप्शन में सम्मिलित के लिए आता है, नाम आता है इसका विकासात्मक
प्रारूप। नाम बेरुस्टीन, 1955 में। 1955 की एक और मुख्य बातें सुन लीजिए, इस टॉपिक से हट के है। समूह कार्यकर्ता में 6 अन्य व्यवसायिक समूहों के साथ मिलकर 1955 में राष्ट्रीय समस्या कार्यकर्ता एसोसिएशन का गठन किया गया था। राष्ट्रीय समस्या कार्यकर्ता एसोसिएशन का गठन किया गया 1955 में 6 अन्य व्यावसायिक समूहों के साथ मिलकर। सर NASW का नहीं, वो अलग है, वो अलग। ये ग्रुप वर्क से संबंधित है ना? ठीक है, जो आप बता रहे हैं नेशनल एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, 1955 की बात। वो आपकी जो भूमिका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक व्यावसायिक संगठन के रूप में आया। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि समूह कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो भूमिकाएं दर्शाई गई थी, उस परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। एक बात ध्यान सुनिए यहाँ पर। तो मैंने आपसे जब बेरुस्टीन के बारे में बात किया तो समूह की निकटता को डिग्री देता है, परस्पर निर्भरता के सार पर आधारित होता है विकासात्मक मॉडल। विकासात्मक मॉडल पूरी तरह से अंतर्गता और निकटता की गंभीरता पर निर्भर होता है। पेपर में सवाल बनता है कि अंतरंगता या अंतर्गतता और प्लस में निकटता की गतिशीलता पर निर्भर होता है, कि गतिशीलता पर जो है निर्भर रहता है। हालांकि यह मॉडल बेसिकली अगर हम बात करें, एरिक एरिक्सन का नाम सुना होगा, मैंने पढ़ा चुका हूँ। ईगो मनोविज्ञान, संघर्ष सिद्धांत, समूह गतिशीलता में काफ़ी प्रभावित भूमिका देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो, एक तो मनोसामाजिक विकास का मॉडल, मनोसामाजिक विकास का मॉडल। दूसरा आप कह सकते हो ईगो साइकोलॉजी, अन्ना फ्रायड का नाम। तीसरा कार्ल मार्क्स, संघर्ष का सिद्धांत है ना। और ग्रुप डायनेमिक, कर्ट लेविन, समूह गतिशीलता। ये 4 मॉडल प्रभावित होते हैं विकासात्मक प्रारूप के अंतर्गत। तो मॉडल की प्रकृति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि विकासात्मक मॉडल में पारस्परिक, उपचारात्मक और पारंपरिक दृष्टिकोण मॉडल शामिल है। ये आपका विकासात्मक प्रारूप बन जाता है। बताइए, इतनी बात अगर स्पष्ट हो गई है तो एक बार क्लियर करिए, तो फिर मैं आगे और भी चीज़ों को आप सभी के सामने जिक्र करना उचित समझूंगा। प्लीज़। उसके बाद देखिए, एक आता है मनोचिकित्सा का मॉडल। मनोचिकित्सा मॉडल पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया ये, लेकिन अभी तक जितना इससे ऊपर बताया वो सारे परीक्षा में आए हुए हैं। ये नाम आता है अल्पोर्ट का। किसका नाम आता है बताइए? अल्पोर्ट का। बोलिए तो सही भी। अल्पोर्ट। हाँ, अल्पोर्ट महोदय का जो नाम आता है, बेसिकली गार्टन अल्पोर्ट का नाम आप सभी लोगों ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में सुना होगा। कहाँ पे सुना होगा आप लोगों ने? व्यक्तित्व के सिद्धांत में सुना होगा, या पर्सनालिटी थ्योरी बनाई है इन्होंने।
और उन्होंने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने वाली विशेषताओं के 3 प्रमुख श्रेणियों के बारे में जिक्र किया था, व्यवस्थित किया था। प्रमुख लक्षण, केंद्रीय लक्षण और द्वितीयक लक्षण, इन्हीं के बारे में इन्होंने जिक्र किया था, है ना। और नाम अल्पोर्ट का था। फिर से रिपीट करूंगा, प्रमुख लक्षण, केंद्रीय लक्षण और द्वितीयक लक्षण अल्पोर्ट महोदय के बारे में जिक्र हुआ। ये व्यक्ति केंद्रित मॉडल के रूप में जाना जाता है, व्यक्ति केंद्रित मॉडल के रूप में जाना जाता है। अब आप सभी लोगों को व्यक्ति केंद्रित मॉडल याद आ रहा होगा। व्यक्ति की क्षमता, संसाधन, इच्छा, स्वास्थ्य और कल्याण के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी शामिल होते हैं इसमें, है ना। और ये व्यक्ति केंद्रित मॉडल की अगर मैं आपसे जिक्र करता हूं तो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, क्लाइंट सेंट्रल्ड थेरेपी, जिसको आप रोजेरियन थेरेपी भी कहते हैं। कार्ल रोजर्स द्वारा से, कार्ल रोजर्स, सन 1940। क्या बात है, यानी पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, 2 दिन पढ़ाई हुई है, बहुत बढ़िया। अब आपको ध्यान ये रखना है, कार्ल रोजर्स महोदय का कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट उनका पता है तो आप सीधा अल्पोर्ट का नाम वहां पे लगा सकते हो। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की मुख्य स्थितियों के आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे पहला पॉइंट, पहचान, यानी व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की मुख्य स्थितियों की पहचान करें, यह पहला पॉइंट होगा। दूसरा, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की चिकित्सा प्रणाली की व्याख्या करना है, चिकित्सा प्रणाली की क्या करना है, व्याख्या करना है। तीसरा, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के लाभ और आलोचना का भी वर्णन करना है, लाभ प्लस में आलोचना भी हमें करनी है। और चौथा, सामान्य मानसिक बीमारी के उपचार में व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की प्रभावकारिता की समीक्षा करनी है। और चौथा पॉइंट समीक्षा पर बन देता है। बस यही बेसिकली ग्राहक केंद्रित या रोजेरियन थेरेपी भी कहा जाता है, इसी को रोजेरियन थेरेपी भी इसी को बोला जाता है। और ये थेरेपी कार्ल रोजर्स महोदय ने 1940 के दशक में शुरुआत की थी। मनोचिकित्सा का यह रूप था जो बेसिकली स्वाभाविक रूप से सकारात्मक मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो इतनी बातें इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना होगा। बस उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो समस्या समाधान का कौशल का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, उम्मीद है आपको मालूम होगा समस्या समाधान के कौशल। और समस्या समाधान का कौशल में अगर हम जिक्र करते हैं तो एक विद्वान बहुत ही फेमस, जिसका नाम आप बता सकते हो, मुझे बता सकते हो, बताइए जरा। सर पर्लमैन। बिल्कुल, पर्लमैन, 1957। व्यवहार संबंधी समस्या का हल करना और व्यवहार कौशल विकसित करना इस मॉडल के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है या व्यवहार के सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करता है। तो आप यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हो कि व्यवहार में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करता है। बस ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आता है कि इनटेक। इनटेक का मतलब प्रवेश, भर्ती, आप सभी लोगों ने सुना भी है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। प्रवेश, भर्ती और इनटेक, है ना, मॉडल है ये मॉडल है। ये मॉडल व्यक्ति की चुनौती, उपलब्धि, सामाजिक स्थिति में सुधार, किसी भी कार्यक्रम में हस्तक्षेप का एक हिस्सा बने बिना सीधे एजेंसी का हिस्सा बन जाता है इनटेक। और इस मॉडल क्या कुछ कह रहे हो, क्या कोई बच्चा कुछ कह रहा है? सर इस मॉडल में कौन से वैज्ञानिक का नाम आता है? हाँ, इस मॉडल में जो है हैंकिसन और
फंड्स का नाम आता है, ठीक है। और इस मॉडल जो बेसिकली प्राथमिक चिंताओं को रिप्रेजेंट करती है, प्राथमिक चिंताओं का मतलब बेसिकली इसमें इनटेक होता है, तो जाहिर सी बात है प्रवेश, सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कार्यक्रम का सीधा इंटरवेंशन करना, हस्तक्षेप करना, उस भूमिका को लेकर ये जिक्र करता है। बस यहाँ आपका ये समाप्त होता है, आप सभी का ये जो है। सर एक ऊपर वाली स्लाइड बताना। नाम बताओ मॉडल का। समस्या समाधान कौशल। ठीक है, देख लो आपके सामने है। ठीक है सर। ठीक है, अब चलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अब हमारे सामने जो जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है समूह विकास की अवस्थाओं के बारे में। मैंने टकमैन के बारे में सन 1963 में फॉर्मिंग क्लास बता चुका हूँ, स्टोरिंग बता चुका हूँ, नॉर्मिंग बता चुका हूँ, याद अगर आ रहा होगा तो ठीक है, और परफॉर्मिंग और एडजॉर्मिंग। क्या मैं ये इसके बारे में आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ? बताइए। नहीं सर। करा नहीं किया भाई, 5 स्टेजेस के बारे में बता चुका हूँ, ऐसे मत बोलिए नहीं। मैंने वहां से क्लास लिया था, है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्वानों का नाम है, वेल्स 1950, टकमैन 1963, कैलिंग 1972, ट्रैकर 1972, गारलैंड एवं जोन्स एवं कोलैंडी की नाम आता है तो 1976, नॉर्दर्न एंड करलैंड की बात करते हैं अगर हम लोग तो 2001। इन सभी से परीक्षा में सवाल आया हुआ है, कोई भी विद्वान इसमें छूटा नहीं है, सबसे एक बार सवाल आ चुका है। तो देखिए बेल्स की बात अगर हम करते हैं तो यह अवस्था है, बेसिकली एक क्रम है। ओरिएंटेशन पहला मैंने बताया 1950 में, जिसको दिशा निर्देशन कहा गया या दिशा निर्धारण कहा गया, जिसे अभिमुखीकरण होता, बेसिक जानकारी का अध्ययन को दिशा निर्धारण बोला गया। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन दूसरा अवस्था था, तीसरा निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग। ये 3 ही अवस्था के बारे में बताया था। टकमैन ने 5 यहाँ पे मैंने जिक्र किया। उसके बाद कैलिंग की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैलिंग महोदय 1972 में। अच्छा मेरी आवाज क्लियर है कि ब्रेक तो नहीं हो रही है? क्लियर सर। ओके, तो देखिए कैलिंग महोदय ने दिशा निर्धारण यानी ओरिएंटेशन बोला, विरोध बोला, ठीक है, उसके बाद समझौते के बारे में बात किया इन्होंने, ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं समझौते के बाद घनिष्ठता और समापन, ये इनके द्वारा जो बताए गए हैं, ये भी 5 स्टेजेस बताए गए हैं या 5 स्टेप बताए गए हैं। किसके द्वारा? कैलिंग महोदय के द्वारा। परीक्षा में इनसे भी सवाल हो सकता है आप सबसे पूछ लिया जाए, तो इसलिए इनका भी नाम आप ध्यान रखें, ठीक है। 1972 की प्रक्रिया में इनका नाम आता है, ठीक है, 1972 की प्रोसेस में, ठीक है भाई, क्लियर है? प्लीज। यस सर। हाँ, आगे अब देखिए, उसके बाद अगर हम ये ट्रैकर जो क्या करें मैम, क्या? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो टकमैन है, हाँ टकमैन है ना, टकमैन उनका हाँ। 1963 भी आता है और 1965, दोनों में से कौन सा सही है सर? 63 सही है, 65 गूगल करोगे तो मिलेगा, है ना, गूगल करेंगे तो मिलेगा, लेकिन वो गलत है, ओके सर। ठीक है। ट्रैकर महोदय, अगर देखिए एग्ज़ाम में आपके सामने ना 1963 ना दिया हो और 1965 दिया हो तो आप 65 की तरफ ही जाइएगा, है ना। और इग्नू की किताब अगर आपकी, ये इग्नू की किताब का है ना, उसकी बुक का है, तो आप देख सकते हो इग्नू की बुक में ये चीज़ें लिखी हुई है ना, ये जो कंटेंट इग्नू की बुक है आपके सामने। उसके बाद देखिए ट्रैकर का नाम आता है 1972। इन्होंने बिगिनिंग के बारे में बात किया, शुरुआत में प्रारंभ, फिर समूह भावना का आविर्भाव, फिर मित्रता का विकास, और उसके बाद इन्होंने सशक्त समूह के बारे में जिक्र किया और समूह भावना का पतन बताया। इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में यहाँ पर भी जिक्र किया था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ जो एक नाम देख रहे हैं
गारलैंड, जोन्स एवं कोलोडंगी का नाम 1976 में इन्होंने 6 स्टेजेस के बारे में बताया था। बाकी यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये 3 है, ये 6 है। इन्होंने कहा कि मान्यतापूर्ण के बारे में पहला स्टेज, और दूसरा स्टेजेस अधिकार एवं नियंत्रण को लेकर, तीसरा घनिष्ठता को लेकर, चौथा अलगाव को लेकर, पांचवा विभाजन को लेकर, छठा समाप्ति को लेकर। ये चीज़ें जिक्र किया। समूह भावना को इन्होंने 2 भागों में आप ऐसा कह सकते हो कि बांट दिया है ना, ऐसा बोल सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात आप सबके लिए है कि इसके अंदर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको है ना, आपको इसके बारे में रट्टा मारना होगा, या आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, परंतु इसके यही एक बेनिफिट है। बाकी इसके अंदर नहीं आएगा, आपसे पूछेगा क्रम लगाने के लिए। क्रम लगाने के लिए आपको पूछना पड़ेगा, या तो स्टेज दे देगा आपको, अवस्था आपको पूछेगा कि आप बताइए, आइडेंटिफाई करिए किसका है ये, है ना। और उसके बाद आपका आता है नॉर्दर्न एंड करलैंड का 2001 वाला, समावेश, दिशा निर्देश और अनिश्चितता, पर्यवेक्षण, पारस्परिकता एवं लक्ष्य की सफलता। और उसके बाद आपका आता है विभाजन एवं समापन। ये बेसिकली इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ये आपके 5 बेसिकली इसकी भूमिका बन जाती है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो हमारे सामने एक शब्द आता है नेतृत्व करके। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने नेतृत्व के बारे में भी सुना होगा। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? लीडरशिप। बता सकते हो नेतृत्व का मतलब क्या होता है? लीडरशिप। देखो, मानव व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं और अंतर व्यक्तियों संबंधों की अच्छी जानकारी रखने वाला समूह कार्यकर्ता भी समूह में स्वतः नेतृत्व की भूमिका में आ जाता है। और ये बात आपको पता है कि नहीं? नेतृत्व की परिभाषा यही है। अगर आपसे पूछता है नेतृत्व की परिभाषा, तो आप आसानी से इस चीज को बता सकते हो, है ना। ठीक है, अब देखने वाली बात ये समझने कि सामाजिक, जी सुनिए मेरी बात को, सुनिए प्लीज एक बात। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अनुयायियों के समूह का मार्गदर्शन करता है, या नेता के रूप में उसकी क्रियाओं का संचालन करता है, या एक नेता के पीछे उसके अनुयायियों का समूह होता है जो उसके निर्देशन में या उसके निर्देश के अनुरूप कार्य करता है, तो इस क्रिया में ये नेतृत्व की भूमिका निभाता है ना। तो मानव व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया और अंतर्वैयक्तिक संबंधों की अच्छी जानकारी रखने वाला समूह कार्यकर्ता होता है, और समूह कार्यकर्ता ऐसे करने की वजह से वो भी एक नेतृत्व की भूमिका में आ जाता है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। नेतृत्व के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक नाम बर्नार्ड आता है। बर्नार्ड महोदय ने इसी के 4 कार्य बता दिए थे। नंबर 1 की बात अगर मैं करता हूं, उद्देश्यों का निर्धारण करना कार्य एक होता है इसका, उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा, क्रियाओं का साधनात्मक शक्ति का नियंत्रण करना, है ना, या आप कह लीजिए कि क्रिया की साधनात्मक शक्ति का नियंत्रण और साधनों को जुटाना और एक हो जाएगा आपका समन्वित क्रियाओं को प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। क्लियर है? एक बार स्पष्ट करेंगे प्लीज। बताइए। यस सर, क्लियर है जी। चलो, बहुत बढ़िया।
अब देखने वाली बात यह है हम सबके लिए, नेतृत्व के बेसिकली कई टाइप होते हैं। उसके प्रकारों पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो उसके कई टाइप हमें लोगों को देखने को मिलता है, और याद रखना जरूरी भी है ना, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। तो देखिए, एक टाइप जो होता है, प्लीज म्यूट रहिए भाई, निरंकुश नेतृत्व। देखिए, इस प्रकार के नेतृत्व में नेताओं के पास निर्णय लेने की सारी शक्ति होती है। नेताओं के पास निर्णय लेने की सारी शक्ति होती है। आमतौर पर कर्मचारियों के इनपुट और कार्य प्रणाली, प्रक्रियाओं और लक्ष्यों को निर्देशित करने को छोड़कर यहाँ नियम प्रवर्तन, आज्ञाकारिता, आदेशों की स्पष्ट श्रृंखला का पालन करने पर बल दिया जाता है। इसको बोला जाता है निरंकुश नेतृत्व। और एक आता है नौकरशाही नेतृत्व। नौकरशाही नेतृत्व, इस प्रकार के नेतृत्व में आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला होती है और सभी के कर्तव्य निश्चित होते हैं। यह स्पष्टता प्रदान कर सकता है और भ्रम को रोक सकता है कि हर कोई जानता है कि उसकी पदानुक्रम क्या होगी। मेरा कहने का मतलब समझिए, यहाँ इस प्रकार के नेतृत्व में वातावरणों के लिए सबसे उपयुक्त ये नेतृत्वकर्ता माना जाता है, जहाँ कर्मचारी अत्यधिक विशिष्ट कार्य करता है, जहाँ सशक्त दिशा निर्देश, प्रक्रिया, नियमों का पालन करने पर बल देता है। तो उस कंडीशन में नौकरशाही नेतृत्व आता है। नौकरशाही नेतृत्व आता है। और एक होता है लेन देन संबंधी नेतृत्व। ये पारस्परिक प्रबंधकों की भूमिका के बारे में कई लोगों के विचारों का पालन करता है, जिसमें संगठन, पर्यवेक्षण, प्रदर्शन, अनुपालन, लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया जाता है और लोगों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग किया जाता है। तो वही लेन देन संबंधी नेतृत्व कहलाता है। और एक होता है लोकतांत्रिक नेतृत्व। क्या होता है? लोकतांत्रिक नेतृत्व। लोकतांत्रिक नेतृत्व को बेसिकली डेमोक्रेटिक बोला जाता है, और डेमोक्रेटिक नेता अपनी टीमों के इनपुट को महत्व देते हैं, कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे खुले विचारों वाले संचार या सहयोग और पारदर्शिता का वातावरण बनाते हैं। तो उस कंडीशन में ये लोकतांत्रिक नेतृत्व भी हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 5 पर, तो आता है हस्तक्षेप नेतृत्व। इस प्रक्रिया में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो हस्तक्षेप नेतृत्व को नेतृत्व के सबसे कम दखल देने वाले रूपों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह सूक्ष्म प्रबंधन से बचता है और कर्मचारियों की पहल सौंपता है। तो ये नेता स्वतंत्र, स्वायत्त और लचीलेपन के प्रबल समर्थक होते हैं, तो वह हस्तक्षेप नेतृत्व की भूमिका बनाते हैं। और एक क्रिया नेतृत्व होता है। क्रिया नेतृत्व को बेसिकली करिश्माई नेतृत्व भी कहा जाता है। करिश्मा इस प्रकार से नेतृत्व में महारत हासिल करने की कुंजी है। ये नेता भावुक हैं और अपनी टीम के सदस्यों में समान स्तर का जुनून पैदा करना चाहते हैं। समान स्तर का जुनून क्रिया में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। समान स्तर का जुनून पैदा करते हैं, ठीक है। और नंबर 7 परिवर्तनकारी नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेताओं का ध्यान अपनी टीमों को
इस दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने और उद्देश्य की साझा भावना पर एकजुट होने पर केंद्रित होता है, क्योंकि परिवर्तनकारी है। तो ये नेता अपने कर्मचारियों के समर्थक हैं, अपनी टीमों को ऊर्जावान बनाते हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं और उन्हें दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए ऊपर और एक प्रकार से प्रेरित करने के लिए सहानुभूति, मान्यता, सशक्तिकरण का उपयोग भी करते हैं। तो परिवर्तनकारी नेतृत्व की भूमिका इसमें देखने को मिलता है। और एक लास्ट, और वो होता है सेवक नेतृत्व। सेवक नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व की एक गैर पारंपरिक शैली है ये, जो व्यक्तियों के विकास को बढ़ावा देने पर बल देता है। सेवक नेता इसे सुनने, सहानुभूति, उपचार, जागरूकता, अवधारणा, दूरदर्शिता, नेतृत्व, लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्धता और सामुदायिक निर्माण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो वह सेवक नेतृत्व की भूमिका दर्शाता है ना। तो इस तरीके की बातें हम लोगों को देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। संगठनों को एक ऐसे नेताओं को विकसित करने में मदद करने के लिए काम पर रहने या कर्मचारी जुड़ाव या प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक पुस्तक बेसिकली मेंशन किया गया था 2012 में, और वह पुस्तक जो थी मैट टेनी के द्वारा दी गई थी, जिसमें नेतृत्व के प्रकार के बारे में बताया गया था। मैट टेनी 2008, जहां नेतृत्व के प्रकारों पर जिक्र हुआ। बस ये आपका टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। ग्रुप वर्क आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब आपकी जो क्लास होगी वो क्लास आप सभी की अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जो है DSSB के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और UGC नेट का ये तो पेपर है ही है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। तो इसी लिंक पर बने रहिए, आधे घंटे बाद आप सबकी क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है सर ये बोला